हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सभी लोग पढ़ाई सही से कर रहे हो कि नहीं, एक बार फटाक से लोग बता दो तो। क्या बताने के लिए बोले हैं कि सभी लोग बताओ, क्या सभी लोग पढ़ाई सही से कर रहे हो कि नहीं, क्या अभी भी बस घूम फिर रहे हो। और सब कुछ बताओ अपने बारे में, थोड़ा कुछ जाना जाए, तुम लोग कुछ देखा जाए, समझा जाए। ठीक है, चलो। तो देखो यार, उम्मीद करेंगे यार, देखो सभी लोग अब अच्छे से पढ़ रहा होगा, है ना। अब किसी का इंतजार कोई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा इंतजार तुम्हारा एग्जाम कर रहा है। तो तुम किसी का इंतजार मत करो, अब तुम पढ़ने पर लग जाओ। ठीक है, और हम यही कहते हैं कि अगर अभी पढ़ रहे हो तो पूरा जी जान लगा के पढ़ लो यार। ठीक है, और देखो जितने भी स्टूडेंट नए हो या जो लोग सोचते हो, जो लोग भी सोच रहे हो कहीं कोचिंग करने का, कहीं पढ़ने का, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से, फर्स्ट चैप्टर से लेके चीजों को अच्छे से समझने का, ठीक है, तो तुम सभी लोगों से कहेंगे, ठीक है, देखो ये शिखर बैच 2.0 है। ठीक है, ये शिखर बैच 2.0 है, जिसका देखो टारगेट है लक्ष्य 90+ कि जितने बच्चे हैं सबका 90+ बोर्ड एग्जाम में आए, उससे कम नहीं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना। अब देखो, अब ये न्यू बैच है। देखो इस बैच में तुम्हें चैप्टर फर्स्ट है, हर एक सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट होगा, एकदम 0 लेवल से लेकर तुमको 90+ तक लेके जाया जाएगा। देखो इस बैच में तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ रहेगा, और ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा। मतलब हर वीक में टेस्ट होगा, जितना तुम एक हफ्ते में पढ़े रहोगे उन सबका, पूरे सब्जेक्ट का एक हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा कि जितना पढ़े हो उसमें से तुम्हें कितना आ रहा है। ठीक है, और सभी को टेस्ट देना। देखो बिना टेस्ट दिए कोई टॉपर नहीं बनता है। ठीक है, तुम्हें टेस्ट देना है। एंड तुम्हें इसमें क्या मिलेगा, इस बैच में मिलेगा स्टडी मटेरियल्स। मतलब तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट मिलेगा, हर एक चैप्टर वाइज बुकलेट, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब दिया जाएगा। एंड जब इसका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा उसके बाद सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। एंड पिछले 5 साल का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा, सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा कि तुम्हारी तैयारी बेहतरीन हो जाए और कम टाइम में हम लोग अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। ठीक है, अभी देखो बैच न्यू है, क्लास स्टार्ट होंगी तो तुम बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और क्लासेस जब स्टार्ट हो तो चैप्टर फर्स्ट से एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब दो घूमना फिरना छोड़ दो, तुम्हें कहीं ना कहीं पढ़ना है यार। हम यही कहते हैं बस कहीं पढ़ो, बस एक जगह रुक जाओ। अब एक जगह रुक के वहां से सारा मटेरियल्स लो और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और वो तुम्हें हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिलेगी, बहुत सीक्वेंस मिलेगा। बस तुम्हें घर बैठना है और हम लोग के साथ पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, बस तुम आओ पढ़ो अपने आप। अगर तुम डेली अगर होमवर्क करोगे तो भी तुम पढ़ोगे, बस क्लास करो, होमवर्क करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आज के देखो इस लेक्चर में फिलहाल बस इतना ही। अगर तो किसी को कुछ पूछना होगा, ये नंबर 930 है 577 इस नंबर पे कॉल करके जो भी तुम्हें जानकारी चाहिए बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बस यही कहेंगे कि देखो अब टाइम वेस्ट मत करना, अब पता ही टाइम बीत चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है। अब यहीं से स्टार्ट कर दो, एकदम बेसिक से सब कुछ टीचर, सारे टीचर अच्छे से तुम्हें पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और कोई डाउट होगा तो डाउट भी क्लियर करवाया जाएगा बढ़िया तरीके से। देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 4 का, जो चैप्टर 4 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और उसका अप्रोच क्या रहेगा और कैसे उसको थोड़ा फास्ट करना है। हम तो को ये कहते हैं कि तुम जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 3 बार 4 बार लगा लो। और रिविजन देखो, जब तक तुम रिविजन नहीं करोगे ना कोई चीज तुम्हें नहीं आएगा। समझेंगे नहीं। अगर कोई तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़ लिए, फिर 3 बार पढ़ लिए, तो जाहिर सी बात अगर तुम उसको चौथी बार या 5वीं बार पढ़ोगे उसमें तुम्हें टाइम बहुत कम लगेगा और तुम उस चीज को देखते ही आंसर बता सकते हो। ये तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर कोई चीज तुम याद भी कर रहे हो, एक बार याद किए तुम्हें टाइम लगा 1 घंटा, दूसरी बार मान लो लगा 40 मिनट, तीसरी बार लगा आधा घंटा, चौथी बार 5वीं बार में तुमको लगेगा 20 मिनट। उसके बाद 6वीं 7वीं बार जब तुम उसी चीज को पढ़ोगे, वो भी 2 महीने 3 महीने के अंदर ही अंदर अगर तुम ये पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसा मतलब सीन आ जाएगा, तो अपना बुक या कॉपी जो भी होगा उसको खोलोगे, देखोगे, बस हेडिंग देखते ही तुम्हें दिमाग में आ जाएगा हाँ ये तो ऐसे ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा। बस तुम्हें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा पूरा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कम से कम उसको 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, उससे कम नहीं। जितना रिवीजन करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, ये जान लेना। तो हम लोग तो भी आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, और हम इतनी बार कहते हैं कि सभी लोग इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन का आंसर तो याद हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर एकदम याद हो जाना चाहिए। जैसे चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी 100 150 जितने भी हो
पूरा पूरा लगा लो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो 40-50 जो इंपॉर्टेंट है उन सबको भी इतनी बार 3 से 4 बार लगा लो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है रिपीटेड है आएंगे तो उसको हम लोग कर ले जाएंगे और हम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है। टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर टाइम बचाओगे तो तुम्हें उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में मजा आएगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कम टाइम देना है। फिलहाल बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 4 साल्डिक, तो इसका आंसर कितना आएगा, बोला x, ये 2/2 का साल्डिक है, इसका मान कितना आएगा बता दो। अगर ये 2/2 का साल्डिक है तो इसका मान कितना आएगा, फटाक से बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकालते पता ही है ना। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x² माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये हो जाएगा x-1, ऐसा होगा ना कि x-1 और ये x+1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस ये क्या होगा x² - 1, लगेगा फॉर्मूला ना। अब ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे तो जाएगा x² माइनस में x² प्लस में 1, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा +1। तो जिसका जिसका भी आंसर +1 था भैया बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, आंसर +1 आएगा। और ये तो एग्जाम्पल है तो इसका तो आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखो सारा लगा लेना, एग्जाम्पल सारा लगा लो। हम तो ये कहेंगे अगर तुम लोग का टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अगर 95+ लाना, इतना अगर टारगेट रखते हो तो तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स को एक कॉपी मतलब दूसरी कॉपी बना के उसमें लिख लो एक जगह, मतलब हर एक चैप्टर वाइज लिखो, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का, जितना भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को लिख लो, ठीक है। कि जिससे तुम्हें कभी भी रिवीजन करना रहे तो हाँ बस देखो कि हाँ चैप्टर फर्स्ट में एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को हम सॉल्व किए। और जब तुमसे लिखोगे तो एक बार तो सॉल्व करोगे ही, करोगे ना, करोगे तो कम से कम एक बार तो हो जाएगा। और पता है कि बोर्ड एग्जाम में 40 से 30% जो क्वेश्चन है सीधे सीधे क्या होते हैं, एग्जाम्पल उठा के आ जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल जरूर करना और उम्मीद करेंगे मेरी बात मानोगे तो करोगे, ठीक है। तो बताना कौन कौन किया कमेंट बॉक्स में, और बाकी तुम लोगों की मर्जी है, मेरा बताना काम है, करना तुम लोगों का काम है, कर लोगे तो मजा आएगा, ठीक है, तुम्हें भी और हमें भी ना। चल अब देखो जैसे ये बोला कि बताओ इस साल्डिक का मान कितना होगा, तो इस साल्डिक का अगर मान पूछा है तो सिंपल से बताया गया ना कि साल्डिक का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम क्या करते हैं उसमें एलिमेंट 0 करते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम एलिमेंट 0 होगा तो हम बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से उसका प्रसार करके मान निकाल लेंगे। अब देखो इसमें तो हमको पहले 1 1 दिख रहा है भैया, जब हमको 1 1 1 दिख गया तब तो दांत चियारो ना यार, बताए कि नहीं, जैसे 1 दिखे तुरंत दांत दिखा दो। क्यों दांत दिखाओगे, क्योंकि सर जी 0 बन जाएगा, बस 0 बना दो। कैसे बनाओगे 0, एक घटा के 0 बनाओ, किसी को भी बस घटा के तुम 0 बना सकते हो, क्योंकि 1 तो दिख ही रहा है, किसको घटाएं, चलो घटा देते हैं। लिखो लिखो कि R1 है तो इसको सर R1 - R2 कर दीजिए, और जो R2 है उसको भी कर दीजिए, 0 तो होगा ही, ठीक है। तुम R1 लो या C1 लो, करोगे 0 होगा 100%। घटाओगे, देखो अगर घटाओ R1 से R2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, R1 से R2 घटाएंगे बचेगा माइनस में x, R1 से R2 घटाएंगे बचेगा 0, एकदम सिंपल है। अब घटा दे R2 से R3 घटाओ 0, ठीक है, R2 से R3 घटाओ बचेगा यहाँ पे x, एकदम सिंपल है ना। R2 से R3 तो यहाँ बचेगा -y, बस हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 + y। अब प्रसार कर दो, किसका प्रसार करोगे भैया, जिसमें 0 है किसी में 0 प्रसार कर दो भैया लो, ठीक है। मान लो इसी का प्रसार कर दिया, देखो ये लिए, इसका प्रसार किया, देखो ये खत्म ये खत्म हो गया ना, 1 लिखोगे खत्म होगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -x का -y से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा xy, माइनस इसका मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा x × y, ठीक है। और उम्मीद करेंगे इसका आंसर सबको याद भी होगा कि सर जी इसका आंसर तो x × y आता ही है, तो आता ही है x × y, बहुत सही, x × y आंसर आ गया। चलो इसका बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, बोला है कि यदि a, ठीक है, यदि a 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ k × a का मान कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ k × a का मान कितना होगा, फटाक से बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ k × a। फॉर्मूला पता है कि अगर जो a है, अगर जो ये a है, अगर ये n ऑर्डर का, अगर ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ
के इंटू ए का जो मान होता है, सोचो ना के, अगर इस के को बाहर लेके आएंगे तो के कितनी बार बाहर आएगा। अगर ये एन ऑर्डर है, एन ऑर्डर का मतलब होता है कि एन पंक्ति होगा एन स्तंभ होगा, तो पंक्ति मानो, मान लो अगर एन पंक्ति है तो अगर हम के को बाहर करेंगे तो एन बार बाहर आएगा, तो के इंटू के एन बार, एन बार, तो के पावर एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनता है। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो वैसे ही अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू है तो भैया अगर के बाहर आएगा तो के कितनी बार बाहर आएगा, तो यहां पर देख लो ये 3 क्रॉस 3 का है ना, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो 3 पंक्ति से 3 बार के बाहर आएगा, एक बार के, एक बार के, एक बार के, 3 बार, तो के पावर 3 होगा। क्या होगा, के पावर 3 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एकदम सिंपल सा। चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ कितना होगा। बोला यदि शीर्ष 2 -6 5 और 4 के और 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, ठीक है, कि सारणी का यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर हमें क्षेत्रफल दिया होता है तो उस टाइम कैसे लिख के सॉल्व करके जो वेरिएबल होता है उसका मान निकालते हैं। दोनों आना चाहिए, ठीक है, कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और अगर क्षेत्रफल दे दो तो उसका उल्टा कोई वेरिएबल जो गायब कर देता है उसका मान कैसे निकालते हैं, दोनों आना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, x1 y1, लो ये x1 y1, फिर उसके बाद x2 y2, उसके बाद फिर x3 y3, फिर यहाँ पे 1 1 1 ऐसा हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पे 0 बना दो। अब देखो ये दिया है प्लस माइनस कितना 35, ठीक है। अब बताओ प्लस माइनस 35 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल है ना वो क्षेत्रफल बताया था कि नहीं, क्षेत्रफल याद करना कि क्षेत्रफल प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम डिपेंड करता है कि तुम पॉइंट कैसे लिए हो, उसके अकॉर्डिंग जो एरिया होता है कभी कभी प्लस में आता है और कभी कभी माइनस में आ जाता है, बट हम लोग जो एरिया होता है उसको हमेशा प्लस में ही कंसिडर करते हैं और प्लस में ही लेते हैं। तो अगर ये आंसर प्लस में 35 वर्ग इकाई लिखा है तो ये हमको श्योर नहीं है कि उसका एरिया 35 प्लस में ही आया होगा, हो सकता है माइनस में आया हो, ठीक है। इसलिए हम लोग के का मान पॉसिबल वैल्यू फाइंड करते हैं, इसलिए हम लोग जो एरिया होता है उसको प्लस माइनस दोनों में लेकर सॉल्व करते हैं कि भैया के की जो जो पॉसिबल वैल्यू होगी सब आ जाएगी, कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे कर लो। इतना करने के बाद बस देखो 2 है, 2 को साइड कर दो। अगर 2 को साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखना, अगर 2 को साइड कर दोगे ये जो 2 है हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर घटा दो तो घटा के 0 कर लो, देखो इधर घटा रहे, ये घटाओ 0 बन जाएगा। चलो 2 घटा रहे हैं ना, 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 3, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 10 जाएगा 0, घटा के 0 कर रहे हैं क्योंकि 0 का तो आराम से हम लोग प्रसार कर देंगे। ये घटाएंगे देखो 5 माइनस के, ये हो जाएगा 4 में से 4 0, और ये हो जाएगा 1 में से 1 0, एंड ये हो जाएगा के, फिर ये 4, फिर ये 1, और इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 70 हो जाएगा, समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। अब बस अब प्रसार करो तो किसका प्रसार करोगे भाई, जिसमें कितना है, जिसमें 0 ज्यादा है, किसी का प्रसार कर दो, तुम्हारे जिसका मन उसका प्रसार कर दो, तो इसी में 0 ज्यादा लग रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये इसका प्रसार करते रहे C3, ठीक है, C3 दिख रहा है ना, C3 का प्रसार करते रहे ना, देखो तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, गुणा कर दो, देखो इसका इससे गुणा करोगे, ठीक है, देखो C3 का प्रसार करेंगे, C3 का प्रसार करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ब्रैकेट बना लो ऐसे, माइनस गुणा करोगे 3 से तो हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है, इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस में 50 माइनस में 10 के, कितना आएगा माइनस में 50 माइनस में 10 के, और ये ऐसे हो जाएगा बराबर कितना प्लस माइनस 70, इतना आएगा, ठीक है, सही बात है ना। गुणा करोगे देखो माइनस 50 माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस में आएगा प्लस में 10 के, बस इसी को सॉल्व कर लो, देख लो गुणा करके बाहर लो इधर, तो हो जाएगा प्लस में 50 माइनस में कितना 10 के बराबर कितना प्लस माइनस 70, इतना होगा। आराम से देखो, गलती मत करना, सही से मल्टीप्लाई करना। जब भी तुम देखो, हम पहले क्या किए,
देखो पहले तो क्वेश्चन लिखे भैया, क्वेश्चन दिया था कि भैया जो इसका एरिया होगा वो 35 था, तो लिखे प्लस माइनस 35। अब तो घटाए हैं भैया, इसमें से घटाए, घटाने आएगा ना, इसमें से तो घटाओ, ये सब घटाए हैं, घटा के जीरो किए हैं, ठीक है। R1 से R2 घटाए और R3 से R2 से R3 घटाए, घटा के जीरो करोगे, ये आएगा, प्रसार कर दो कितना आ जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लो, ठीक है। एक बार अगर हम लोग प्लस साइन लेंगे तब आंसर कितना आएगा, यहाँ पे ले लो प्लस 70, और एक बार क्या ले लो माइनस 70, देख लो आंसर कितना आता है। दोनों को सॉल्व करके देख लो, यहां करोगे तो कितना आएगा, माइनस में 10 के बराबर हो जाएगा, घटेगा आएगा 20, तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2, ठीक है। इधर कर लो, ये हो जाएगा माइनस में 10 के, उधर घटेगा माइनस में 120 हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा 12, के का मान कितना आ जाएगा 12 भैया, ठीक है। तो 12 और माइनस 2 हमारा आंसर आएगा, 12 और माइनस 2। तो आई थिंक सबको दिख गया होगा ये वाला आंसर ना, तो जिसका भी देखो आंसर था वो सही था। चलो इसका आंसर बताओ, पांचवे का इसका आंसर क्या आएगा। बोला यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। बताओ यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे तो इसका मान कितना आएगा। चलो ठीक है, हाँ 0 आएगा। तो जिसका भी आंसर 0 है भैया बहुत सही है, 0 आंसर आएगा ना। अब कैसे आएगा वो देख लो। देखो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में होता है ना, तो याद कर लो कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो होता है क्या है, 2b बराबर a प्लस सी होता है। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर समांतर श्रेणी में होता है तो b बराबर होता है a प्लस सी बाई 2, ठीक है। कि जो बीच वाला जो पद होता है ना, जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, इन दोनों के आधा होता है, इन दोनों का आधा, इन दोनों का एवरेज, ठीक है। तो b बराबर होता है a प्लस बी, मतलब a प्लस सी बाई 2, इसको 2 के साथ इधर कर दोगे तो आ जाएगा 2b बराबर a प्लस सी, तो ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि इसको जोड़ दो। देख लो क्या कर रहे हैं, हम R1 और R3 को जोड़ रहे हैं। देखो अगर हम R1 R3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा 2x प्लस में 6, इसको जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 2x प्लस में 8, जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 2x प्लस में 2a प्लस में 2c, ये मिलेगा ना, ध्यान देना। अब देखो ये ऐसे रहने दो, ये x प्लस 3 रहने दो, ये x प्लस 4 रहने दो, और यहाँ पे जो 2b था ना भैया इसको a प्लस सी लिख दो। 2b का फॉर्मूला मतलब जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी सॉल्व कर लो। यहाँ पे x प्लस 4, ये x प्लस 5, ये x प्लस 2c, कितना कर लो। अब क्या करो, देखो जो पहले दिख रहा है ना, पहले वाले से बस 2 कॉमन कर लो। अगर 2 कॉमन करोगे देखो ये बन जाएगा x प्लस 3, ये बन जाएगा x प्लस 3, ये बन जाएगा x प्लस 4, और ये बन जाएगा x प्लस a प्लस c, ठीक है। अब देखो तुमको दिख गया होगा कि सर जी R1 और R3 दोनों सेम हो गया, बताओ दोनों सेम होगा कि नहीं। अगर R1 R3 दोनों सेम हो गया, सॉरी R1 और R2, अगर R1 और R2 दोनों सेम हो गया तो भैया आंसर 0 आ जाएगा, सीधी बात है। ये तो कुछ भी रसों के मतलब है नहीं, ठीक है। अब देख लो दोनों बराबर है ना, दोनों सेम है तो इसलिए 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है सर किसी सारणिक की अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होते हैं तो सारणिक का मान कितना होता है, 0 होता है। तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा, बस भैया और क्या। चलो बताओ इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसका आंसर बताओ कितना आएगा फटाक से, जल्दी से। इसमें पूछा डेल्टा ए का मान कितना होगा, सॉरी डेल्टा ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना होगा, बताओ। तो इसका आंसर होगा घ ना। तो जिसको भी देखो इसका आंसर याद होगा, मतलब जो इस क्वेश्चन को लगाया होगा, अगर एक बार भी लगाया होगा तो आंसर तो याद होगा, ये श्योर है एकदम कि 2 से 4 आता है क्लोज इंटरवल। कैसे आता है देख लो, अगर से हम सॉल्व करें, ठीक है। वैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। देखो जोड़ दो, देखो ये जाएगा 0, ये जोड़ दो, देखो ये जाएगा 0, ये जोड़ दो, देखो हो जाएगा 2, हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, ये ऐसे रहेगा, -1 रहेगा, 1 रहेगा, माइनस साइन थीटा रहेगा, और साइन थीटा रहेगा, और ये 1 रहेगा। कितना रहेगा, प्रसार कर दें, तो प्रसार करोगे तो यहाँ से मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर
प्रसार कर रहे हैं ना, किसका प्रसार करेंगे, देखो दिख रहा है 0 ना, तो भैया R1 का प्रसार कर दो, 2 कॉमन करोगे, ध्यान देना 2 कॉमन किए तो क्या होगा, देखो ये खत्म ये खत्म, इसका इससे गुणा करोगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, कितना आएगा। अब तुम्हें इसी का मान निकालना है, अब तुम चलो इसका मान कैसे निकालोगे, अब जाहिर सी बात है इसका मान जाएगा इंटरवल में आएगा, क्योंकि साइन थीटा है वो एक वेरिएबल है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां तक आएगा, तो अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, देखो अगर साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का न्यूनतम मान होता है -1 और अधिकतम मान +1, ठीक है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो किसी भी स्क्वायर नंबर जो होता है, किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मान हमेशा क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तुम दुनिया में कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर तुम उसके स्क्वायर का मान निकालोगे, मतलब काल्पनिक नंबर छोड़ के, अगर तुम उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे उसका जो मान होगा या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा ही आएगा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, अगर हमें इसका न्यूनतम मान निकालना है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम निकालना है, तो क्या बोलोगे, अगर से इसका हमें मिनिमम मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर थीटा कम से कम कितना होगा, 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, आंसर कितना आएगा 2। तो मतलब बोलेंगे तब डिटर्मिनेंट का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हमें इसका मैक्सिमम निकालना है कि अधिकतम कितना जाएगा, अधिकतम इसका मान कितना आ सकता है, तो हम बोलेंगे तुम साइन थीटा का मान कुछ रख दो, स्क्वायर करने पर उसका मान 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान अधिकतम 1 तक जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 ही होगा ना, तो 1 यहाँ पे आएगा 1, 1 + 1 2, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक 2 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो 2 से लेके 4 तक मतलब 2 और 4, ठीक है। क्योंकि साइन 90, सोचो ना, अगर यहाँ पे थीटा का मान अगर 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 और उसके स्क्वायर का मान भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 भी आएगा, तो अधिकतम 4 आएगा, न्यूनतम 2 आएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, तो 2 से 4 तक आंसर। ये बताओ, ये सॉल्व करना है, इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। पहले क्या करेंगे, इस सॉल्व को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण नंबर 1 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान बताएंगे कितना आएगा। बता दो x और y का मान कितना आएगा फटाक से एक बार, जल्दी से, तेजी से बताओ, तेजी के साथ। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां से पहले वाला, देखो पहला वाला भैया इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x - y बराबर कितना 2। ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर करोगे तो कितना आएगा 2x - 3y बराबर 1, ठीक है। देखो इस समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा, इतना हो जाएगा। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें सर x और y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो भैया x वाला बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 2y, अब कितना 2 दूना 4। अब क्या करो, घटा दो, आराम से घटाओ ना, देखो घटाओगे, देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, घटाओ, 2 में से 2 गया, भाग कटे, देखो -3 प्लस में 2 कितना होगा, -3y है, प्लस में 2 है, जो नीचे होता है वो देखते हैं, तो -3 प्लस में 2 कितना होता है, -3 + 2, प्लस माइनस माइनस, घटा दोगे आएगा 1, उसके बाद बड़े वाले का साइन लगाते हैं, तो -3, तो आंसर आएगा -1, तो -1 मतलब होता है माइनस में y, माइनस में 1y बराबर। अब देखो जैसे यहाँ पे है ना, +1 - 4 है, ये +1 - 4, तो +1 - 4 कितना होता है, +1 - 4, अलग अलग साइन है, घटा दो, उसके बाद बड़े वाले का साइन, तो +1 - 4 घटाओगे 3 आएगा, और बड़ा कौन है 4, उसका साइन क्या है माइनस, तो मतलब आंसर आएगा -3। तो यहां से तुमको मिल जाएगा क्या, y बराबर 3, y का मान क्या आ गया 3। अब अगर y का मान 3 आ गया तो किसी भी समीकरण दो, यहाँ देखो 3 3 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x का मान 5, y का मान 3, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। तो जिसका मान भी 5 और 3 आया था भैया, बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास, ठीक है, एकदम झक्कास, बढ़िया वाला।
आओ ये बताओ, बोला यदि क्रम 3 की एक सारणिक का मान 11 है, ठीक है, यदि क्रम 3 की एक सारणिक का मान 11 है, तब इसके सखंडों से बनी सारणिक के वर्ग का मान कितना होगा? बता दो, बताओ कितना आएगा? 3 क्रम का है, एक आव्यूह है जिसका कोटि है 3 क्रम का, वो 3 कोटि का आव्यूह है, 3 कोटि का है और उसके सारणिक का मान 11 है। मान लो अगर एक आव्यूह लेते हैं, एक आव्यूह अगर हम सपोज कर ले कि सर एक आव्यूह है AIJ, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है, तो इसके सारणिक का मान कितना है? 11 है। मतलब आव्यूह A के सारणिक का मान कितना है? 11 है, ठीक है। हाँ, आंसर इतना ही आएगा, सही है। आंसर आएगा 146 और 41, ठीक है। तो जिसका भी आ रहा है 146 41, ठीक है, परेशान मत हो ना, बढ़िया ना, बस हाँ आ गया तो अच्छी बात है, दाद तैयार हो, खुश हो जाओ, मजा ले लो, अब और क्या, बढ़िया तो हो जाएगा इतना। और क्या करना, आप कुछ करना थोड़ी है। अब देखो क्या लिखा है, बोला है तब इसके सखंडों से बनी सारणिक के वर्ग का मान कितना होगा? तो पहले इसके सखंड का मान निकालो, सखंड का मान कितना होगा? वो सखंडों से बनी सारणिक मतलब एडज्वाइंट ऑफ ए, इस सारणिक का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, याद है कि नहीं? एडज्वाइंट ऑफ ए का मान होता है n-1, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो सर जी एडज्वाइंट ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट ए के पावर 11, 11 के पावर कितना? 3, 3 - 1 2 मतलब 121 आएगा। n का मान कितना है? 3 भैया, ऑर्डर 3 है तो n का मान कितना? 3 होगा ना, n का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ रखोगे 3 - 1 2, तो 11 का स्क्वायर 121, कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121। अब लेकिन तुमसे पूछा क्या, ध्यान देना, बोला है कि तब इसके सखंडों से बनी सारणिक के वर्ग का मान कितना होगा? जो सखंड से बना, सखंड मतलब एडज्वाइंट ऑफ ए, उसके सारणिक के मान का वर्ग का मान नहीं पूछा है, मतलब उसके वर्ग का मान पूछा है, तो भैया उसका स्क्वायर निकालो ना। तुमसे पूछा है कि एडज्वाइंट ऑफ ए के स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 121 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? 146 41 आ जाएगा। क्लियर है? बढ़िया, क्लियर होना चाहिए। ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? अब ये तो आंसर एकदम रट्टा होना चाहिए, उम्मीद करेंगे इसका आंसर सबको एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए ना। हाँ, जुबान कैसे ही मत करना, जुबान पे रटा होना चाहिए। बताओ, चाहो तो देखो तुम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो भैया, क्योंकि 1 दिया है। देखो यार 1 देखते हो तो दिमाग में हलचल, दिल में हलचल, धक धक करना चाहिए कि जैसे 1 दिखा सर हम लोग बहुत आराम से उसको 0 बनाएंगे और प्रसार कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0 बनाकर प्रसार करोगे तो आंसर आएगा x - y, y - z और z - x। स्टेप लिख दें, देखो पहला स्टेप तुमको लिख दे रहे हैं हम, अगर किसी को करना होगा तो कर सकता है। देखो 0 बनाओ ना, देखो लिखो कि R1 को सर जी क्या कर दीजिए, R1 माइनस में R2 कर दीजिए, और जो ये R2 लिखा है उसको क्या कर दीजिए, R2 माइनस में R3 कर दीजिए। ठीक है, 0 बनाओ आराम से, R1 से R2 घटाओ, R2 से R3 घटाओ, 0 बन जाएगा। ठीक है, जब 0 बन जाएगा ना, जब तुम R1 से R2 घटाओगे, देखो x - y और यहां पे आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो तुम्हें R1 से क्या मिलेगा, R1 से x - y ले लो कॉमन, और R2 से क्या ले लेना, y - z कॉमन कर लेना। ठीक है, कॉमन कर लोगे और लास्ट में भैया तुमको जिसका मन उसका प्रसार कर देना। किसका करोगे, C3 का, C3 का प्रसार कर देना। बस ये 3 स्टेप है, C3 का प्रसार कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट हाँ ये आंसर याद होना चाहिए कि x - y, y - z और z - x आता है, और क्यूब होता है तो क्या आता है वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो भैया हम आराम से आंख बंद करके टिक कर दे, सोचना न पड़े, और हाँ दिमाग में उसका प्रोसेस, उसका कॉन्सेप्ट वो भी आना चाहिए कि हाँ इसको हम लोग कैसे किए थे। इसलिए बोले ना कि तुम कम से कम 3 बार 4 बार कर लो। जब 3 बार 4 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। और हाँ, घर पे बस उसको नोट्स जब बनाए होगे तो उसको बस देख लिया करो एक बार कि हाँ ये था, इसका आंसर इतना आता है, कि वो चीज श्योरिटी के साथ याद रहे, श्योर रहे, मतलब कोई डाउट ना रहे, समझ रहे हो, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ये बताओ आप,
बोला है कि हमको एक अवयव ए दिया है, मतलब साल्डिक ए दिया है, बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब बराबर 125, तो अल्फा का मान बताओ। ठीक है, देखो ये ए का क्यूब भी है, उसको उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा कितना, क्यूब रूट ऑफ 125। क्यूब रूट ऑफ 125 का मतलब कितना, इसका मान कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5, 125 का 5 आ जाएगा। अब बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना होगा, भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालो ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, जो ये लिखा है कि यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल लो, अल्फा का स्क्वायर माइनस में 4 इतना आएगा, बस यहां पर रख दो, अल्फा के स्क्वायर माइनस में 4 बराबर 5, इसी को सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा, सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ इसका मान कितना आएगा, देखिए कौन बताता है, जल्दी से बताओ इसका मान कितना आएगा, फटाक से बताओ, जल्दी से तेजी के साथ एकदम। सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, देखो लिखोगे cos 25 और क्या लिखोगे cos 65, ठीक है, माइनस साइन 25 और साइन 65। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा सिंपल फॉर्मूला बनेगा, अरे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, बस तुम्हें आना चाहिए कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस अच्छे से आना चाहिए। अब तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान आई थिंक सबको पता ही होगा, दुनिया में ऐसा कोई तो होगा नहीं जिसको नहीं पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसको जाके बताओ कि देखो cos 90 का मान होता है 0, क्या होता है बचवा 0, ठीक है, नील बटे सन्नाटा ना। चलो एंड ये बता दो, बोला है समीकरण दिस बराबर 0, ठीक है, तो x का मूल पूछा होगा, ठीक है, बताओ कि x का मान कितना होगा, ठीक है, तो बताना सिंपल से बताओ कितना आंसर आएगा, कोई है जो बता दे इसका आंसर, तो हम समझे कि हाँ उसको आ गया। चलो हाँ ठीक है, x इक्वल टू आएगा -1, कैसे आएगा बता दे, देखो सबको प्लस कर लो, देखो लिख दो R1 की जगह पर हम कर दे रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको प्लस कर दो, देखो सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 3x प्लस में 3 प्लस करो, तो 3x प्लस में 3, और यहाँ भी कितना आएगा 3x प्लस में 3, जोड़ लो भैया R1 R2 और R3 को जोड़ लो अपने से, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, जोड़ लो। ठीक है, हो गया, बस अब क्या करना है, जो ये R1 दिख रहा है, इस R1 से 3x प्लस में 3 कॉमन कर लो, और तुमको पता है कि भैया इसका जो मल्टीपल होगा 0 के बराबर है, जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं ना, अगर फैक्टर करने वजह से तुमको मिलता है ना कि भैया x प्लस 2, ठीक है, और x माइनस 1 बराबर 0, तो एक बार इसको कर दो 0 के बराबर और एक बार कर दो इसको 0 के बराबर, करके x का मान निकालते हो ना, तो सेम उसी तरह सोचो कि अगर जो ये है इसमें से अगर हम R1 से 3x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3 बाहर आएगा कॉमन, फिर इंटू में साल्ट रहेगा। अब क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हम लोग कॉमन किए हैं 3x प्लस 3 उसको भी 0 के बराबर करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3x प्लस 3 को जब तुम 0 के बराबर करोगे तो x का मान आएगा -1, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है यदि एक क्रम 3 की सारणिक का मान डेल्टा है, मतलब एक 3 क्रम का एक अवयव था, अगर उसके सारणिक का मान कितना है डेल्टा है, सोचो ऐसे, अगर हम एक, ठीक है, डेल्टा निकाले, डेल्टा बना लो भैया, वो 3 क्रम का है, ठीक है, 3 क्रम का मतलब ऐसे जस्ट बनेगा, 3 क्रम का बनेगा ऐसा ना, 3 क्रम का, ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, तो यहाँ, ठीक है, ये 3 क्रम का बनेगा, ठीक है, इसका मान कितना है डेल्टा है, ठीक है। फिर बोला है कि प्रत्येक अवयव को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक का मान कितना होगा, बताओ अगर तुम 5 से गुणा करोगे, तुम्हें पता है ना
अगर प्रत्येक अवयव में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 5 5 इतना होगा। अब अगर तुम कॉमन करने जाओगे तो सारणी का पता रूलना, सारणी का होता है अगर सर हम कॉमन करते हैं तो एक बार में एक पंक्ति से कॉमन होता है। तो 3 पंक्ति हैं तो एक बार इससे देखो 5 कॉमन करोगे, इससे 5 कॉमन करोगे, इससे 5 कॉमन करोगे तो 5 5 5 125 आएगा, फिर यही सारणी बन जाएगा, मतलब 125 गुना हो जाएगा। सारणी का मान कितना हो जाएगा 125 गुना। अगर हम उसके सारे अवयव में 5 से गुणा कर दे तो सारणी का मान कितने गुना हो जाएगा 125 गुना। क्यों? क्योंकि अगर सारे एलिमेंट में 5 से गुणा होगा तो ऐसे गुणा हो जाएगा। फिर जब अगर हम 5 को कॉमन करेंगे, बाहर करेंगे तो 5 पहली पंक्ति से, 5 दूसरी पंक्ति से, 5 तीसरी पंक्ति से, तो आंसर आएगा 125 डेल्टा। समझे कि नहीं? इतना आएगा। चलो अगर देखो बहुत लोगों को समझ में नहीं है तो देखो उसके लिए बता दे। देखो जस्ट तुम सोच लो ऐसे कि मान लो तुम्हारे पास एक सारणी है, ये मान लेना कि ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है, जी एच आई मान लेना। ऐसे करके अब इसमें 5 से गुणा कर दो, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना ऐसे कि तुम्हें याद रहे, ठीक है। इसको लो, सब में 5 से गुणा कर दो, ठीक है, 5 ए मान लो, ठीक है, 5 बी मान लो, फिर 5 सी मान लो, ठीक है, 5 डी, फिर 5 ई और 5 एफ, ठीक है, फिर 5 जी, 5 एच और 5 आई मान लो। अब सबसे 5 कॉमन करो, अगर सबसे 5 कॉमन करोगे तो 125 आएगा कि नहीं? 125 आएगा। वापस देखो ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई बन जाएगा कि नहीं? और इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा आ गया, तो 125 गुना होगा नहीं? समीकरण 1 से यहाँ पे डेल्टा का मान रख देना, ये मान लो डेल्टा डैश हो गया, 5 से गुणा करने पर ये डेल्टा डैश हो गया। तो जो डेल्टा डैश है वो कितना हो जाएगा? पहले वाले का 125 गुना। तो भाई 125 गुना आएगा। चलो ये बता दो इसका मान कितना आएगा? गलती नहीं करना, बताओ इस क्वेश्चन बताओ सभी लोग कि इस क्वेश्चन में भैया इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। बताओ कितना आएगा? सर आप तो बताएंगे हमें कभी भी 1 दिख जाए तो उसको 0 बना दो। हाँ 0 बना दो। तो कभी कभी ऐसा भी है कि जो चीज हम लोग पढ़े हैं कि हाँ भैया बार बार ऐसा करते हैं, तो बार बार वैसा कभी नहीं करते, कभी कभी कुछ दूसरा तरीका भी लगा के सिंपल बन सकता है। जैसे 1 1 दिख रहा है तो हमको तो पता है कि यार 1 1 दिखता है तो सर 0 बनाते हैं। अगर तुम 0 बनाओगे तो जो सर घटाएंगे तो यार ये बटा में घटाने में दिक्कत होगा। तो एक काम देखो, एक और अब समझो यहाँ पे लॉजिक क्या। अगर यहाँ हमको BC दिख रहा है, यहाँ पे CA दिख रहा है, यहाँ पे AB दिख रहा है, तो अगर हम इस वाले में A से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ABC हो जाएगा, इस वाले में B से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ABC हो जाएगा, इस वाले में C से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ABC हो जाएगा। और जब ये ABC बन जाएगा तो ABC कॉमन कर लेंगे। तो क्या करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो ये R1 दिख रहा है, देखो R1 में A से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये BC है तो A से मल्टीप्लाई कर दो, R1 में A से कर दो, और जो R2 है उसमें क्या कर दो, B से कर दो भैया। और जो R3 है उसमें क्या कर दो, C से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो जब मल्टीप्लाई करो क्या होगा, तुमको पता है कि किसी सारणी में अगर हम A से गुणा करते हैं तो उसका मान A गुना हो जाता है। अगर 5 से गुणा किए तो 5 गुना हो गया। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इस सारणी में पहली पंक्ति में अगर हम A से गुणा किए तो सारणी का मान न बदले, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग भी देना पड़ेगा, चीजें बैलेंस रहे। इसलिए हम देखो A से गुणा किए, फिर B से गुणा किए, फिर C से गुणा किए, तो इसका मतलब हमको उस सारणी के मान में A, B और C से भाग भी देना पड़ेगा। अगर हम A से B से C से गुणा किए तो A, B, C से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद देखो अगर A से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 A, ये हो जाएगा A B C, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A B C, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A B C, बस इतना आएगा। अब क्या करना, लास्ट वाले में से जो C3 है ना उसमें से A B C कॉमन कर लोगे तो ये 1 1 1 मिलेगा, और C1 और C3 सेम टू सेम हो जाएगा। C1 और C3 सेम टू सेम होगा तो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि किसी सारणी में अगर 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। चलो ये बताओ, बोला है कि यदि ये सारणी है, इसके 2 मूल 7 और 9 है, तो सारणी का तीसरा मूल कितना होगा। तीसरा मूल मतलब वो होता है कि x का मान हम क्या रख दे कि सारणी मतलब क्या रख दे कि भैया इस सारणी का मान 0 हो जाए। x का मान हम क्या रखे कि इसको सॉल्व करने पे भैया सारणी का मान 0 आए।
उसी को बोलते, जैसे होता है ना द्विघात समीकरण का मूल, तो द्विघात समीकरण का मूल का मतलब होता है कि x का वो मान बताओ जो उस द्विघात समीकरण में रखने पर उस द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाता है। बोलते हैं ना कि अगर कोई रैखिक बहुपद है उसका मूल बताओ, तो बोलते हैं ना कि x का वैसा मान जो उसमें रख दे तो वो 0 बन जाए। तो उसी तरह x का ऐसा इसमें हम मान क्या रखें कि सॉल्व करने पर 0 आ जाए, और इसमें 2 मान दे चुका है कि x का मान 60 और 2 रखने पे इस सार्डिक का मान 0 होगा, ये 100% श्योर है। तुम चाहो तो x की जगह पे 7 रख के जब तुम सॉल्व करोगे, सार्डिक का प्रसार करोगे, मान निकालोगे तो उसका मान 0 आएगा। तो 2 मूल तो दे दिया कि 7 और 2 होगा, तीसरा क्या होगा, तो देखो क्या करते हैं, प्लस कर दो। देखो R1 की जगह पे देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, प्लस कर दो, कितना होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 9, कितना हो जाएगा x प्लस 9, ये कितना हो जाएगा x प्लस 9, ठीक है, ये 2 ये 7, ठीक है, ये x और 6, ये 2 और x बराबर कितना 0। तो अभी जस्ट याद करो, पीछे बताया था ना, देखो x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9, ठीक है। तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि अगर हम x बराबर -9 ले ले, अगर हम लोग x बराबर -9 ले ले तो -9 प्लस 9 0 0 0, तो 0 0 0 हो जाएगा। और यदि किसी सार्डिक में किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस सार्डिक का मान शून्य होता है। देखो यार, मूल मतलब क्या, मूल मतलब बताओ कि x का वो मान बता दो जो इसमें रखने पर इस सार्डिक का मान शून्य हो जाए। तो इस चीज को डायरेक्ट हम सोच सकते हैं कि x बराबर अगर हम रख देंगे -9 तो 0 हो जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो R1 दिख रहा है इसमें से x प्लस 9 कॉमन करो, तो x प्लस 9 यहां पे आएगा कॉमन में, और तुमको पता है सर मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसे हम लोग, जो ये x प्लस 9 होगा इसको हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे, तो आएगा x इक्वल टू -9, ठीक है। क्यों करेंगे 0 के बराबर, बताया ना, जैसे तुम लोग गुणनखंड करते हो द्विघात समीकरण में, जब तुम फैक्टर करते हो, फैक्टर करने के बाद जो लास्ट में जो आंसर आता है उस टाइम जो दो अलग अलग गुणनखंड होता है दोनों को 0 के बराबर करके x का मान निकालते हो ना, तो यहां पर भी देखो ये 0 के बराबर दिया है, तो जब गुणनखंड करोगे इसका फैक्टराइज किए तो एक फैक्टर ये मिला, एक फैक्टर ये मिला, सोचो ऐसे, तो इसको करोगे 0 के बराबर और इसको भी करोगे। अब इसको करना है नहीं हमको इसको करना है, इसको करके हम लोग आराम से x का मान निकाल लेंगे बढ़िया तरीके से एकदम। और क्या, दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। चलो ये बताओ, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है जिसमें तुम्हें ऐसा दिया होगा, सॉल्व करके पूछेगा बताओ x मान बताओ। सिंपल से क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, बता दो कितना आएगा आंसर। ये करोगे कितना होगा, 2 1 कम 2 5 चौका 20 बराबर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इसमें 6 चौका 24, सॉल्व करो हो जाएगा -18 प्लस में 24 बराबर कितना 2x का स्क्वायर, हो जाएगा 6 बराबर कितना 2x का स्क्वायर, काटो कितना आएगा 3 बराबर x का स्क्वायर, तो रूट में 3 बराबर x, और जब ये रूट में है तो x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी रूट में +-3, क्योंकि अगर कोई चीज रूट में होता है बाहर आएगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, यहाँ पे हमको x वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू होगा +- रूट में 3, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 17, आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ना। बताओ, बोला है किसी सारलिक जिसकी 2 पंक्तियां समान है का मान होता है, ठीक है। अगर कोई सारलिक है, अगर उसकी 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान होती हैं तो सारलिक का मान कितना होता है, बताओ एक बार। अगर कोई सारलिक है, यदि उसकी 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान है तो सारलिक का मान कितना होगा, बोल दो भैया 0 होगा। ये तो प्रॉपर्टी है, सिंपल सा याद होना चाहिए। एंड अब ये क्वेश्चन बताओ, ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सबको सॉल्व करने आना चाहिए कि इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जाके चैप्टर 4 का 1 शॉट जाके देख सकते हो अगर तुम देखना चाहो तो, बाकी मर्जी तुम्हारी है, इच्छा तुम्हारी, जो मन तो वो कर सकते हो। इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है ABC, ठीक है। अब देखो इसको हम करवा नहीं सकते बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इसलिए हम बता रहे देखो, बट इसलिए बहुत सिंपल प्रोसेस होता है,
इतना आता है। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर इतना आएगा। कुछ नहीं करना है यार, सबसे क्या करो, देखो इसमें 1/a 1/b 1/c है ना, तो R1 से R2 से R3 से सबसे a b c कॉमन कर लो, उसके बाद सबको प्लस कर देना, फिर कॉमन कर देना, 1 मिलेगा, 0 कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को चीज देखना है समझना है तो जाके जो चैप्टर 4 का जो 1 शॉट पढ़ाएं, चैप्टर 4 का जो हम 1 शॉट पढ़ाएं उसमें जाके देख सकते हो, क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएं, प्रूफ भी करवाएं बहुत अच्छे से, आराम से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/a 1/b 1/c का मान 0 है, तो देखो इस पूरे का मान 0, मतलब यहां से यहां तक का मान क्या कर दो 0, ये 0 जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस a b c का जो गुणा होगा, इसका गुणा बस इससे होगा, किससे, 1 से, तो आंसर कितना आएगा a b c। ठीक है, आंसर कितना जाएगा, आंसर आएगा a b c, इतना आ जाएगा। चलो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा, देखे तो। अब इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर जो लड़का या जो स्टूडेंट, ठीक है, मेरा वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, जो हम तुम लोग को बताए थे कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन शायद हम सॉल्व करवाएं, शायद नहीं करवाए हैं, और करवा के बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो कौन है जो बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ तो जल्दी से। इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 4। तो जिसको भी लगेगा सर कैसे, तो जाके उस क्लास को भगा के उस पॉइंट पे जाके चैप्टर 4 के लेक्चर में जाके, मतलब उसी में भगा के आगे देख लेना कि इसका आंसर कैसे 4 आता है। बाकी तुम लोग के ऊपर है, इसको सॉल्व करके देखना। कोई पहले बिना देखे ट्राई करना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हारा आंसर क्या 4 आ जा रहा है। अगर आंसर 4 आ जाएगा तब तो बढ़िया है, और अगर नहीं आएगा हीरो, तो जाके एक बार देख लेना कि कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे सर बताए हैं, भूलना मत। ठीक है, अगर छोड़ दोगे आज तो जान लो हमेशा छोड़ दोगे। ठीक है, तो छोड़ना मत, आज के आज ही अभी करके, नहीं आएगा देख लेना, अगर आएगा तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये तो सिंपल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे यार, सिंपल सा। देखो ये इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना हो जाएगा, लिखोगे cos 70 इंटू में कितना cos 15, में कितना, कुछ गलत हो गया क्या, इसमें लग रहा है कुछ गलत हो गया है, ऐसा तो होगा नहीं, cos 70 हो, sin 70 होगा। ठीक है, sin 70 अगर 70 तो 85 पे आ गया तो प्लस हो जाएगा। चलो तो पता है इसमें से कोई नहीं होगा, इसको ऐसे करो तो 20-25 पे कहाँ कोई मान आएगा जी। ठीक है, sin 20, अब इसका मान तो कुछ ही नहीं करेगा, इसका मान जो भी आएगा भाई इसमें से कहाँ मैच करेगा, 1 कभी आएगा नहीं, 1/2 आएगा नहीं, रूट में 3/2 आएगा नहीं, सॉल्व कहाँ होगा, ये देखो फॉर्मूला नहीं बनेगा ना। क्योंकि अगर ये होता है कि देखो cos a इंटू cos b, तो उधर sin इंटू साइन भी होना चाहिए, तब जाके cos a प्लस b का बनता फॉर्मूला। तो अगर हम cos a प्लस b करते तो cos 85 आता, समझ रहे हो कि नहीं, तो सॉल्व होगा नहीं, हमको लगता नहीं कि सॉल्व होगा। तो इसमें से कोई आएगा ना, 1 आएगा ना, 1/2 आएगा ना, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बोला है कि यदि बिंदु, ठीक है, यदि बिंदु ये 3 -2 k 2 और 8 एक रैखिक हो। देखो एक रैखिक मतलब क्या होता है, वे संरेख हो। अगर 3 बिंदुएं संरेख होती है तो उनसे घिरा क्षेत्रफल होता है 0। ठीक है, क्योंकि ये सालिक चैप्टर है, तो सालिक चैप्टर में त्रिभुज से घिरा क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर 3 बिंदुएं एक रैखिक है, इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदुएं संरेख है। और हमको पता है अगर सर 3 बिंदुएं संरेख होती है तो उनसे घिरा क्षेत्रफल होता है 0। तो बस क्या करो, क्षेत्रफल के मान को 0 कर दो, लिख दो भैया, देखो लिखो 1/2, क्या लिखोगे, x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3, क्या लिख दो 1 1 1 बराबर कितना 0। ठीक है, देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इधर घटा दो, देखो घटाओगे कितना होगा, 3 - k हो जाएगा -4 हो जाएगा 0, घटाओगे कितना हो जाएगा, k - 8
ये हो जाएगा कितना, माइनस में 6, ये हो जाएगा 0, ठीक है। बस ये हो जाएगा 8 8 1, ठीक है। बस इतना कर लो बराबर 0। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? ये देखो 2 था, जाएगा 0 जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 घटाए। देखो घटाते क्यों है? 0 बनाने के लिए, क्योंकि अगर 0 बन जाएगा तो आराम से प्रसार कर दो, सिंपल से। देखो 3 माइनस के माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, एक में से एक 0, के माइनस 8 2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 6 0, इतना हो जाएगा। अब प्रसार कर दो, इसका दिख रहा है, इसका प्रसार कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस में माइनस 18 प्लस में 6 के कितना आएगा, माइनस 18 प्लस में 6 के, लिख लो माइनस में 18 प्लस में 6 के माइनस, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस में 4 के प्लस में 24, सॉरी 8 चौक 32 ना, 8 चौक 32, तो माइनस 4 के प्लस में 32, माइनस 4 के प्लस में 32 बराबर 0, इतना आएगा। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस में 18 प्लस में 6 के प्लस में 4 के और माइनस 32 बराबर 0, ये हो जाएगा कितना, 10 के बराबर माइनस 18 माइनस 32 माइनस 50, उधर जाएगा प्लस 50, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 5। के का मान कितना आ जाएगा, 5, इतना, ठीक है। तो बस हमारा को आंसर कितना हो जाएगा, 5। 5 कहीं है, गल ऑप्शन 5। ये बताओ, अब ये क्वेश्चन कर लोगे सब लोग? बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर देखोगे किसका फॉर्मूला बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, वो साइन है, क्या लिखोगे, साइन 10 इंटू में कितना, कॉस 80, कितना, साइन 10 कॉस 80, देखो लगाओगे माइनस। अब देखो इसमें माइनस पहले से है तो इसका मल्टीप्लाई जिससे करोगे आएगा माइनस में, तो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर कितना, वही लिख सकते हो कि cos 10 और फिर साइन 80। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या, ये साइन 10 प्लस 80 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, साइन 90। और साइन 90 का मान आई थिंक सबको पता होगा कि सर साइन 90 का मान 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। सिंपल है, इजी है ना। चलो बस तुम्हें यही क्रॉस मल्टीप्लाई देखो अच्छे से करना चाहिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से कर लोगे तो आंसर भी तुम्हारा सही आएगा। चलो बताओ, इसका मान बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो सभी लोग, सॉल्व करके बताओ इसका मान कितना आएगा बढ़िया से, ठीक है। चाहो तो थोड़ा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, घटा उठा के सॉल्व करोगे या डायरेक्ट प्रसार कर दो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम्हें लगता है कि सर जी इसको हम लोग डायरेक्ट प्रसार कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ वैसे भी कर सकते हो, या फिर कुछ थोड़ा सा घटा उठा के थोड़ा छोटा कर लो फिर कर लो प्रसार, ठीक है। तो हम देखो कर रहे हैं, घटा रहे हैं, देखो ये लिखो 1, देखो ये लिखे 1 1 7 3 लिखे हैं ना, देखो 6 घटा दोगे, 6 घटाओगे तो कितना आएगा, ज्यादा आ जाएगा ना, 6 में घटाओ, ये घटाओ, अगर इसको घटाएंगे देखो आएगा 42, ये घटाएंगे तो आएगा 28, ये घटाएंगे तो आएगा 14। अब ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये C2 और C1 किए हैं, ठीक है, घटा देंगे। अब देखो क्या करो, अब कॉमन कर लो, देखो इसमें से दिख रहा है ना, देखो इसमें से अब 7 कॉमन कर लो। देखो अब अगर इसमें 7 कॉमन करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 7 3, देखो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 6 4। देखो सेम लग रहा है कि नहीं, सेम लग रहा है। तो अगर किसी सारलिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान तो सारलिक का मान 0, उसका मान 0, तो 0 गुणे 7 0 हो जाएगा, और क्या 0 0 0 हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ तो देखे, तो इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। देखो ये क्या प्रॉपर्टी है जो लोग पढ़ते हैं लास्ट वाला, कि देखो अगर कोई सारलिक है, ठीक है, अगर कोई सारलिक है
तो अगर उस सारणी के किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में, मान लो ये दिख रहा है पहला स्तंभ, ठीक है, इसके पहले स्तंभ में या इसके पहले पंक्ति में तुम उसके संगत किसी दूसरे स्तंभ या पंक्ति में किसी नंबर से गुणा करके जोड़ दो या घटा दो तो सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कोई सारणिक है तो किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में उसके संगत किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में एक समान संख्या से गुणा करके जोड़ने पर या घटाने पर सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है ना, उसमें तुम गुणा करके जोड़ दो या घटा दो या केवल घटा दो या केवल जोड़ दो, इससे सारणिक के मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो जो सारणिक का मान अगर पहले डेल्टा था तो अभी भी डेल्टा ही रहेगा, सारणिक के मान में कोई चेंज नहीं होगा। यदि किसी सारणिक में अगर हम दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो सारणिक का मान तो नहीं बदलता, बट उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, यदि किसी सारणिक में हम उसके सभी पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर विनिमय कर दें, मतलब स्तंभों का पंक्तियों में, पंक्तियों के स्तंभों में आपस में विनिमय कर दें, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। याद रहेगा, नहीं बदलता है। तो ऐसे सब याद करना और कुछ नहीं। ये बताओ, हाँ, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो बताओ x का मान कितना होगा। ठीक है, देखो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन तुमको कभी कभी आ सकता है कि बताओ भैया इसके x का मान क्या होगा, और जितनी प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टीज को लिख के याद करो, और जो जो क्वेश्चन है, जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो जो बार बार आया है, और जो क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स वाला है कि भैया ये तो अइबा करता है, इसका आंसर ये बार बार आता है, ये एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी है, प्रूफ किया गया है, तो उसका भी तुम याद कर सकते हो। अगर तुम एक बार दो बार प्रूफ किए होगे, अगर तुम एक ही चीज को 3 बार प्रूफ कर लिए होगे, तो आई थिंक माइंड में उसका 60 to 70% कॉन्सेप्ट तो याद हो गया होगा और उसका आंसर दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, तो ऐसे करना तुम्हें प्रैक्टिस ना। चलो यहाँ पे जीरो करते हैं, देखो जीरो करेंगे, 8 में से 5 गया, देखो 8 में से 5 गया -3, ये जाएगा -5 माइनस एक्स, 1 में से x गया भैया, 1 में से गया 0, ये 5 में से 1 गया माइनस में 1, ये हो जाएगा x -3। ठीक है, और ये जाएगा 6, 3 जाएगा 0, ये 1 बराबर कितना तो दिया। अब प्रसार कर दो, देखो इसका प्रसार करोगे ना, देखो भैया इसका प्रसार कर दो, ये 1 लिए, ये खत्म, ये खत्म। अब गुणा करो, देखो इसका इससे गुणा करोगे तो जाएगा -3x प्लस में 9, कितना आएगा -3x प्लस में 9 माइनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस से हो जाएगा ना, तो +5 प्लस x, +5 प्लस x, +5 प्लस x बराबर कितना है 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, -3x प्लस में 9 माइनस में 5 माइनस में x बराबर 2, -3x -1x कितना हो जाएगा -4x बराबर, देखो 9 और 4, सॉरी 9 5, 9 से 5 जाएगा बचेगा 4, प्लस 4 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, तो 2 - 4। ठीक है, तो -4x बराबर हो जाएगा -2। तो आई थिंक अब x का मान तुम लोग निकाल ही सकते हो यार। एक बटा दो, x का मान कितना आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा। अरे x का मान 1/2 नहीं दिया, कहीं कहाँ मिस्टेक हो गया हम लोग से, कहाँ गया मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक हो गया देखना पड़ेगा, इसे चेक करो एक बार तो, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ कहाँ कहाँ। हटो भैया, फिर से किया जाएगा, चलो कहीं मिस्टेक हो गया होगा लग रहा है, और फिर से बात देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो करेंगे तो कितना होगा, इसको घटाया था ना, इसलिए लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गया ना, अगर 8 में से 5 जगह तो भैया -3 आएगा ना, +3 आएगा ना, -3 लिखे थे हम लोग ना। ओहो चलो यार, हाँ यही मिस्टेक हो जाए, चलो भैया सॉरी, गुस्सा ना मत, फटाक से करते हैं। हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x -3, हो जाएगा 6 3 0 1 बस बराबर 2।
अब प्रसार कर दो फटाक से, प्रसार करें तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3x, इतना ही आएगा। 3x माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में i प्लस x, ठीक है यही आएगा। अब सही है, वही था साइन गलत हो गया था ना। तो ये आएगा 3x माइनस में 9 माइनस में 5 माइनस में x बराबर में 2, ठीक है। तो ये जाएगा 2x हो जाएगा तो कितना होगा 2 प्लस 9 5 14, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 2 बराबर कितना 8, 8 आएगा ना। सॉल्व करना हो जाएगा अब, ठीक है। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये जाएगा 4। अरे भाई क्या हो गया भाई दिमाग को हमारे, 8 हो जाएगा ना। आराम से बस घटाओगे, ठीक है। R1 माइनस R2, फिर उसके बाद R2 माइनस R3 करोगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है। घटाने में मिस्टेक हो गया था। चलो ये तो तुम गलत हो ना भैया, तुम गलत हो, तुम उड़ो यहाँ से, ठीक है। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कौन बताएगा, ठीक है। सबसे पहले सब लोग ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ ये सममित होगा, मतलब जो ये सार्डिक बना होगा ये सममित आव्यूह का सार्डिक है, ठीक है, कि विषम सममित का है। जो चैप्टर 3 का फास्ट ट्रैक रिवीजन देखा होगा उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, सममित आव्यूह या फिर विषम सममित आव्यूह। तो बताएं कि अगर देखो विकर्ण जीरो है, देखो अगर ये p माइनस क्यू तो ये q माइनस पी, p माइनस आर तो r माइनस पी, r माइनस क्यू तो q माइनस आर, उल्टा उल्टा है ना, माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब ये विषम सममित है और विषम सममित आव्यूह के सार्डिक का मान 0 होता है। ये एक थ्योरम है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये पढ़े भी होंगे कि विषम सममित आव्यूह के सार्डिक का मान 0 होता है, उसे सॉल्व करना ही नहीं है। तुम चाहो तो इसमें किसी का प्रसार करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमको है, बट इतना याद करना कि अगर ये विषम सममित आव्यूह का सार्डिक है, इसका विकर्ण है 0, देखो ये अगर p माइनस क्यू है ना तो इसमें अगर तुम माइनस कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ये भी हो जाएगा माइनस। तो विषम सममित आव्यूह का अगर प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तो इसको देख सकते हो कि विषम सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह के सार्डिक का मान 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा, बिना किसी डाउट के, बिना किसी गले में खिंच के, समझे। चलो और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लिए HW है। आराम से करना और करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। करना और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखना कि सभी लोग कितने लोग सेम आंसर दिए हो। अगर सेम आंसर बहुत बार आएगा, देखो सबसे कह रहे हैं जितने लोग हो सभी लोग कमेंट करना, जितने लोग भी देख रहे हो अभी, बाद में, कल परसों जब भी देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और अपनी कॉपी में सॉल्व करने के बाद बिना किसी का नकलची मारे अपनी कॉपी में एक बार करना है, एक बार चेक करना है, बस जितना आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना है। हम देखेंगे कितने लोगों का आंसर सही था, ठीक है। देखेंगे कितने लोग पढ़ रहे हो, कितने लोग कितना आ रहा है बढ़िया से। तो एक ही बस काम किए हैं, अगर मन करेगा तो कर देना, नहीं करेगा तो मत करना। बस ये है कि यार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, यही सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाना। बाकी अगर किसी को देखो जो नया लड़का है, तुम्हारे आसपास का दोस्त है, कोई है, तो उसको बता सकते हो, ठीक है। ये शिखर बैच 2.0 लॉन्च हुआ है। इस बैच में पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से तैयारी करा जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा सब कुछ, ठीक है। हर एक चीज बहुत ही बेसिक से पूरा लेवल तक 95 90 प्लस तक हम लोग को जाना है और कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को या किसी को अगर तुम जुड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है, या तुम खुद जुड़ना चाहो तो तुम खुद भी जुड़ सकते हो, ठीक है। टाइम अभी ज्यादा बचा नहीं है, अगर अब मिस कर दिए तो आगे तुम्हें बहुत परेशानी होगी, मतलब आगे बहुत शॉर्ट में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ना चाहते हो, चीजों को समझना चाहते हो तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। सी यू क्या, तुम तो सी यू देख ही सकते हो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो टाटा, ठीक है। तो बोलते हैं बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं कल। और बस आज के लिए इतना ही, और क्या, ठीक है। चलो बस ये है कि सभी लोग देखो रिवीजन करना, रिवीजन सभी लोग अच्छे से करना। मेरी बात एक बार लास्ट सुन लो, सभी लोग जितना चैप्टर पढ़े हो, पीछे का जो वीडियो देख चुके हो
उसको भी जाके 2x स्पीड पे करके एक बार फटाक से रिवाइज करके देख सकते हो। जो तुम रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट जो भी देखते होगे, उस चीज को ना देख के जाके 2x स्पीड पे जाके उन सब सारे लेक्चर को देख सकते हो। एक दिन में सारा का सारा रिवीजन करके निपटा सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लोगे, माइंड में एक बार फिर से सेट हो जाएगा। ठीक है, इतना किया करो, हफ्ते में या महीने में कम से कम एक बार कर लिया करो। और मोबाइल से पढ़ने का मन करता तो उसी का यूज करो और उसी का पढ़ने में यूज करो। ठीक है, उसके बाद जो मन वो यूज करना। ठीक है, चलो बस ज्यादा नहीं बोलेंगे तो गुस्सा आ जाओगे तुम लोग कि क्या कब से पका रहे हैं, कुछ पका नहीं रहे, बस यही तक खत्म करते हैं। अब मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट क्लास में। सबको बाय बाय, टाटा। ठीक है, चलो।